बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज की जो वीडियो है ये रोज़नामा इमरोज़ के बारे में है, जो 1948 से 1991 तक का जो इसका सफ़र है उसके बारे में आज बात करेंगे कि इसकी क्या कारकर्दगी रही और ये किस किस्म का अखबार था। रोज़नामा इमरोज़ प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड के ज़रिए तमाम 4 मार्च 1948 को शाया हुआ। ये इदारा जो था मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने कायम किया था, जो इससे पहले पाकिस्तान टाइम्स शाया कर चुके थे और उस वक्त हिंदुओं के अखबारात जो थे वो ज़्यादा छाए हुए थे। तो मुस्लिम अखबारात ज़मींदार, इनकलाब, शहबाज और एहसान जो थे ये नामसाद हालात का शिकार थे। इमरोज़ का साइज़ उम्दा था, सफ़ात 8 थे और उर्दू के कोहना मश्क जो अदीब मौलाना चिराग हसन हसरत जो थे वो इमरोज़ के एडिटर मुकर्रर हुए और पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ ने पंजाब की सहाफ़त में हलचल मचा दी। ख़बरों और एहतियात के साथ नज़रियात की पेशकश का एक आला मेयार पेश किया गया। रफ्ता रफ्ता इसमें तरक्की होती गई। जून 1949 में इमरोज़ का कराची एडिशन भी शाया हो गया। 1953 में इसका साइज़ बढ़ा दिया गया। तहरीके ख़त्म नबूवत में तस्नीम, ज़मींदार और अल-फज़्ल के बंद होने से इस अखबार की इशाअत और ज़्यादा बढ़ गई और 1959 में मुल्तान का एडिशन भी उसका भी इजरा हो गया। 1 अगस्त 1961 को माली हालात की नासाज़गारी की वजह से कराची एडिशन बंद करना पड़ा। 1953 में अहमद नदीम कासमी एक बहुत बड़ा नाम है, वो इस अखबार के एडिटर मुकर्रर हुए। 1958 में मार्शल लॉ लगने से पाकिस्तानी सहाफ़त को जो शदीद बहरान का सामना करना पड़ा, हुकूमत ने पीपीएल को 1959 के शुरू में ही अपनी तहवील में ले लिया और ज़हीर बाबर एडिटर मुकर्रर हुए। हुकूमत ने पीपीएल के हिस्से नीलाम कर दिए। 1964 में नेशनल प्रेस ट्रस्ट कायम हुआ तो पीपीएल और इसकी मतबूआत ट्रस्ट के तहवील में चली गईं। अब बात करते हैं इस अखबार की कि इसकी क्या पॉलिसी थी, किस किस्म के मज़ामीन इसमें शाया होते थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन क्योंकि बाएं बाजू की सियासत से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इमरोज़ भी तरक्की पसंद रुझानात को फ़रोग़ देना इसने शुरू किया है। पहले इदारे में पॉलिसी का ऐलान इन अल्फाज में किया गया: हमारा अक़ीदा है कि अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए ज़रूरी है कि अव्वल पाकिस्तान के अवाम के सियासी और जमहूरी हकूक़ का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। दोम पाकिस्तान के मादी ज़राए और ज़खायर की पूरी आमद और इक़्तिसाब और मुनसिफ़ाना तक़सीम की जाए। बहुत नामवर अफराद इस रोज़नामा से वाबस्ता रहे। इसमें मौलाना हसरत के अलावा फैज़, अयूब करमानी, तुफ़ैल अहमद ख़ान, इब्राहिम जलीस, मौलाना हामिद अली ख़ान और मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर ऐसे नामवर अहले कलम थे जिन्होंने इस खिदमत के लिए खिदमत सरअंजाम दी। इस अखबार की एक खूबी ये थी कि ये पहला उर्दू अखबार था जिसने आम लिखने वालों को उनकी शेरी और नसरी तहकीकात का बाकायदा मुआवज़ा देना शुरू किया। पहले इससे ये रवाज नहीं था। तो अखबार का जो गेटअप था वो भी बहुत उम्दा था। इमरोज़ ने पहले से बेहतर तबाअत और ख़ूबसूरत मेकअप की रवायत कायम की। ये आप ये पेज देख रहे हैं, इस स्लाइड में दिखा रही हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। मवाद की तरतीब व तज़ीन और पेशकश तस्वीरों के साथ जो है वो इस्तेमाल की गई थी। ये भी इसने शुरू किया। इमरोज़ ने साइंस से मुतल्लिक़ भी मवाद की इशाअत में पहल की। जदीद तरीन साइंसी इंकशाफ़ात, इजादात को ख़ास तौर पर मुतारफ़ करवाया जाता था। इमरोज़ ही वो अखबार था जिसने सबसे पहले अदबी सरगर्मियों के लिए बाकायदा एक सफ़ा मखसूस कर दिया। इसके अलावा इस अखबार की खूबी ये भी थी कि पंजाबी ज़बान और अदब के लिए भी हफ्ते में एक सफ़ा मखसूस किया गया था। ये थीम
پاکستانی اخبارات میں صرف امروز نے آج تک آخر تک برقرار رکھی۔ سنڈے ایڈیشن کا اجرا 9 اپریل 1967 میں امروز نے اپنی خصوصی ہفتہ وار اشاعت کو اپنے سائز سے نصف سائز کے سنڈے امروز پیش کر کے ایک نئی بات اور ایک نئی روایت پیدا کی۔ اس کے بعد یہ تقلید دوسرے اخبارات نے بھی کی۔ خواتین کے لیے بھی اس اخبار نے ایک علیحدہ صفحہ مخصوص کیا۔ 1965 میں خواتین کے مسائل اور ان کی ادبی اور علمی تخلیقات کے حوالے سے ایک الگ صفحہ جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ حرف و حقائق، مولانا حسرت نے اس کالم کا آغاز کیا اور اس کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ بعد میں احمد ندیم کاسبی اور مقبول جہانگیر یہ کالم لکھتے رہے۔ اس کے علاوہ امروز نے بچوں کی دنیا، اشاعت اسلام اور ٹیلی ویژن کے بارے میں خصوصی صفحات کا آغاز کیا۔ امروز فردہ اور پس منظر کے عنوان سے 2 معلوماتی کالم شروع کیے۔ اس میں کسی شخصیت یا کسی تاریخی تازہ ترین واقعے کے بارے میں تفصیلات شائع کی جاتی تھیں۔ حکومتی تحویل میں جانے کے بعد امروز کی اشاعت کم ہوتی چلی گئی۔ ہر حکومت نے اس کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا۔ اپوزیشن کے خلاف بہت مواد اس میں شائع کیا گیا۔ ضیاء الحق دور میں امروز کی اشاعت محض چند ہزار تک محدود ہو کر رہ گئی۔ نواز شریف حکومت نے خسارہ کے پیش نظر 1991 میں امروز کو بالکل ہی بند کر دیا۔ اس اخبار کے بارے میں یہ معلومات دی گئی ہیں جو کہ 1948 سے لے کر 1991 تک ہیں۔ اس اخبار نے کیا کام کیا، صحافت میں اس کا کیا کردار ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ زیادہ تر یہ حکومت کا ہی اخبار تھا، حکومت کی پالیسیوں کا ہی ترجمان تھا، حکومت کا ایک طرح سے ترجمان تھا، لہٰذا بہت جلد یعنی اتنی مقبولیت تو نہیں حاصل کر سکا یہ اخبار، لیکن چلتا رہا۔ اور پھر ظاہر ہے اس کا جب خسارہ ہو گیا، جدید حالات کے مطابق اس کو نہیں ڈھالا گیا تو یہ ان جنگ اور نوائے وقت کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور خسارے میں جانے کی وجہ سے ظاہر ہے جب ایک ادارے کو آپ حکومتی تحویل میں لے لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے، وہ اتنی بہتر نہیں ہو سکتی کہ آپ دیکھیں کہ کیا نئے رجحانات ہیں، کیا چینجز کی ضرورت ہے۔ وہی حشر جو ہے امروز کے ساتھ بھی ہوا، ایک لگے بندے طریقے سے اس کی اشاعت جو ہے وہ چل رہی تھی اور پھر بالآخر اس کو بند کرنا پڑا۔ اس کی آن لائن ایڈیشن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے کراچی سے۔ تو یہ تھا آج کا تجزیہ جو کہ روزنامہ امروز کے بارے میں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔